हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स के बारे में। पीएसयू बैंक्स में एक बहुत ही शार्प रैली देखने को मिली है। पिछले कुछ टाइम में अगर हम इसके चार्ट पैटर्न्स को देखने लगे तो ये पुराना ड्राइंग एज इट इज है जो कभी बनाई होगी। तो मीन्स लास्ट फ्यू डेज में जो मैसिव रैली आई है, जैसे हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट खोला, सो 54% तक गया और अभी 42% है। लास्ट 4 डेज, जस्ट 4 डेज में 42% के आसपास। सेम ही अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करने लगे तो बैंक ऑफ इंडिया में आपको शार्प रैली देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में। और इसी तरीके से इंडियन बैंक की अगर हम बात करने लगे तो इंडियन बैंक में भी सेम ही रैली आई होगी। हम बात करते हैं इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक में उतनी रैली नहीं आई। ये एक्चुअल में पहले ही इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कि अप्रैल 20 में 43 रुपीज था, अभी 412 है। सो 9 टाइम्स हो चुका है। साथ में अगर हम पीएनबी की बात करने लगे तो पीएनबी में आपको सेम एग्जैक्टली इसी तरह की शार्प रैली देखने को मिलती है। सेम हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करने लगे तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में भी आपको पिछले कुछ टाइम में लगातार रैली देखने को मिली है। सो अब जब पॉइंट ये आता है कि ये रैली लगातार है, तो मेरा कहना सिर्फ यहाँ पर एक ही है, एक क्वेश्चन है दैट हु इज बाइंग एट दिस प्राइस। हमें क्या लगता है कि आफ्टर दिस मैसिव रैली, कि जब रैली एक लगातार चल रही होती है, ऊपर ही ऊपर स्टॉक प्राइस जा रहा होता है, उस टाइम पर कौन बाय कर रहा होता है? उस टाइम पर यहाँ जनरल पब्लिक बाय करती है, यहाँ ऑपरेटर बाय करता है। तो ऑपरेटर बाय करता है या जनरल पब्लिक बाय करती है, इस बात को समझाने के लिए मैं एक बार आपको यूट्यूब चैनल पर लेकर चलता हूँ, यूट्यूब पर लेकर चलता हूँ। और वहां पर मैंने सर्च किया सेंट्रल बैंक विवेक सिंघल। अगर आप यहाँ पर देखोगे सेंट्रल बैंक विवेक सिंघल करके मैंने सर्च किया। सो 2 मंथ्स पहले यहाँ वीडियो बनाई थी, सेंट्रल बैंक रेडी रेडी फॉर 50% गेन। तो वो आ गया पिछले 4-5 दिन में। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 मंथ्स बैक, यहाँ पर 20 अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक्स। उससे पहले एक वीडियो बनाई थी यहाँ पीएसयू बैंक्स व्हाट टू डू नाउ, और पीएनबी टारगेट 200। और यहाँ गुड न्यूज फॉर पीएसयू बैंक्स 9 मंथ्स पहले। तो यहाँ लगातार मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं जो पीएसयू बैंक्स को लेकर स्पेशली यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर हम यहाँ पर बाकी पीएसयू बैंक्स भी सर्च करने लगे, पीएसयू बैंक, तो शायद बाकी स्टॉक्स भी निकल कर आ जाएंगे। पीएसयू बैंक्स ईटीएफ पैसा डबल वाओ। तो पीएसयू बैंक्स मोटी कमाई। तो पीएसयू बैंक्स प्राइवेटाइजेशन व्हाट टू डू नाउ, व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड 40% ऑफ पोर्टफोलियो इन दीज स्टॉक्स। तो ये एक पिछले 6-7-8 महीने में, बल्कि आई वुड से लास्ट 2 मंथ से और पिछले 3-4 महीने में भी लगातार मैंने वीडियोस बनाई जहां पर इस चीज को डिस्कस किया कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आती है पीएसयू बैंक्स में। उसमें जो पीएनबी है वो भी था, और सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे ही बैंक्स उसमें रहे हैं। और तो पॉइंट ये आता है कि उस टाइम तो चीजें बेकार लगती हैं। उस टाइम चीजें इसलिए बेकार लगती है, ध्यान से समझना इस बात को। उस टाइम पर चीजें बेकार लगती हैं क्योंकि तब प्राइस चला नहीं होता, और जब प्राइस चलता नहीं है तो सबको वो कंपनी बेकार नजर आती है, स्टॉक बेकार नजर आता है। और जब स्टॉक प्राइस चलता है तो जनरली रिटेलर्स को वो कंपनी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उस चीज का जिक्र सभी जगह होना शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया पर भी एंड टीवी पर भी, न्यूज़पेपर में भी, और रिसर्च रिपोर्ट्स में भी। सभी जगह उसका जिक्र होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि नाउ व्हेन द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप दिस इज अ गुड कंपनी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाए कंपनी तब अच्छी हो, स्टॉक प्राइस नीचे जाए तो कंपनी बेकार हो। इन दोनों चीजों का एज सच लेना देना नहीं है। अच्छी कंपनीज का स्टॉक प्राइस भी नीचे जा सकता है, बेकार कंपनीज का स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब इतनी अच्छी रैली आ चुकी है, पिछले 4 दिन में जब ये रैली आई है, सो हमें क्या लगता है कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर ने इस रेंज में यहां पर माल खरीदा होगा, या ऑपरेटर ने आज यहां पर माल खरीदा होगा। यानी कि जो बिग हाउसेस हैं उन्होंने कहां पर माल खरीदा होगा, ऊपर या नीचे। सेम अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करने लगे तो सेंट्रल बैंक के केस में यहां किस पर्टिकुलर लेवल पर माल खरीदा गया होगा, जब ये कंसोलिडेशन में था इस रेंज में, या फिर अब जब ये आज यहां पर टॉप पर इतनी बड़ी कैंडल बनाई है इसने रैली के साथ पिछले 2-3 दिन में, यहां पर माल खरीदा होगा। तो जनरल पब्लिक कभी भी कंसोलिडेशन में माल परचेज नहीं करती। मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो जनरली ऐसे माल परचेज करती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको
बाय करने के बाद में होल्ड करके बैठना अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ पर बाय नहीं करती। जब मार्केट में रैली आनी शुरू होती है वो तब बाय करती है। उसके बाद में जब वो कंसोलिडेशन में आ जाता है स्टॉक प्राइस, तो उसको लगता है कि यार ये तो थर्ड क्लास स्टॉक है, वो निकल जाते हैं। जैसे निकलते हैं फिर रैली आ जाती है, वो फिर से बाय करना शुरू करते हैं। फिर एक झटका लगता है यहाँ पर बड़ा सा, लगता है कि गलत फंस गए, तो निकल जाते हैं। उसके बाद में फिर से रैली आ जाती है। जब वो रैली आनी शुरू होती है फिर ऊपर आकर बाय कर लेते हैं। सो यहाँ पर नट शेल में क्या है, नट शेल में पॉइंट ये है कि जब किसी भी स्टॉक में लगातार पिछले 3-4 दिन से 10-10% की रैली आ रही है, तो टॉप पर बाय नहीं किया करते। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर सेल कर दो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ पर बाय मत करो, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आपका रिस्क है, आपका प्रॉफिट है, आपका नुकसान है, आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन है, जो भी है सब कुछ आपका है। मेरे पास मेरा है तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास मेरा है। लेकिन पॉइंट ये है कि टॉप पर ऑपरेटर चीज़ों को भगाना शुरू करते हैं, और जब भगाना शुरू करते हैं तो रिटेलर को लगता है कि आज फिर ये 20% 30% जाएगा और कल फिर बढ़ेगा। और इस चक्कर में, क्योंकि वो पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि आज भी रैली मिस हो गई, आज भी रैली मिस हो गई, आज भी रैली मिस हो गई, और वापस से जब वो टॉप पर पहुंचते हैं और लगातार बढ़ रहा होता है, वहां पर रुक जाती है फिर चीजें। जैसे वो बाय करते हैं उसके बाद 3-4 महीने तक फिर से कंसोलिडेशन आ जाता है, और वो 3-4 महीने कंसोलिडेशन के लोगों से नहीं झेलते। जब वो अपने स्टॉक को ड्रॉ डाउन होते हुए देखते हैं 10%, 12%, 13%, 15%, उनका सब्र टूटने लगता है, क्योंकि उस टाइम पर वो किसी और ऐसे स्टॉक को देख रहे होते हैं जो रैली कर रहा होता है। तो एक ये बड़ी विडंबना सी है। जनरली रिटेलर्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये हैं, जो स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं जनरली वो उनको देखना शुरू करते हैं और उनमें पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। जबकि करना क्या चाहिए, जो स्टॉक्स यहाँ पर गिर रहे हैं और गिरने वाले शेयर्स को यहाँ पर एनालाइज करना चाहिए कि इनके गिरने का रीजन क्या है, ये कंपनी अच्छी कंपनी है या नहीं। अगर गिरने का रीजन टेम्परेरी है और कंपनी अच्छी है तो उनको बाय करना शुरू करना चाहिए, और यहाँ पर वेट करना चाहिए कि अब ये अपने हिसाब से जब भी इसमें चाल आएगी, जब भी ऑपरेटर के पास इनफ क्वांटिटी आ जाएगी, वो इसको लेकर चलना शुरू करेंगे और तब मेरा पैसा बनेगा। और जब ये लगातार 3-4-5 दिन तक रैली दिखाएगा और अपना पोर्टफोलियो में ये स्टॉक 20-30-40% बढ़ जाएगा, तो हम निकल जाएंगे। किसको बेचेंगे? यहाँ पर उन रिटेलर्स को बेचेंगे जिन रिटेलर्स को बढ़ती हुई चीज अच्छी लगती है और गिरती हुई चीज बेकार लगती है। जबकि एक ट्रेडर के लिए बढ़ती हुई चीज बेकार होनी चाहिए और गिरती हुई चीज अच्छी होनी चाहिए, बशर्ते यहाँ पर दोनों कंपनीज अच्छी हों। तो अगर हम यहाँ पर टू डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की बात करें, दोनों कंपनीज बिल्कुल सेम हैं बिजनेस के हिसाब से, जिनकी ग्रोथ सेम नजर आती है, फाइनेंशियली दोनों स्ट्रांग हो, एक स्टॉक नीचे जा रहा हो, एक स्टॉक ऊपर जा रहा हो, तो जो स्टॉक नीचे जा रहा हो वो अच्छा लगना शुरू होना चाहिए, ना कि बेकार। और जो स्टॉक ऊपर जा रहा हो वो बेकार लगना शुरू होना चाहिए, ना कि अच्छा। तो जब चीजें नीचे जा रही हो उसमें परचेजिंग शुरू होनी चाहिए, और जब वो ऊपर पहुंच जाए वहां से माल बेचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं। ये दुकानदारी है, सस्ती चीजें खरीदनी, सस्ती चीजें होती जाएं अगर अंडरलाइंग कंडीशंस और क्वालिटी सेम है, और जब वो ऊपर जाता जाए वहां पर माल बेचते जाओ, प्रॉफिट बुक करते जाओ। ऐसा करेंगे तो ही पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की रैली सारी खत्म हो गई, आई एम नॉट सेइंग दैट। काफी सारे स्टॉक्स इसमें बुक वैल्यू से ऊपर हैं, काफी सारे स्टॉक्स अभी भी बुक वैल्यू से नीचे हैं। सबको अपने सिस्टम्स के हिसाब से ट्रेड करो, लेकिन मेरा मानना ये है, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, अपना तजुर्बा है काफी सालों का, कि जब लगातार रैली आ चुकी हो तो वहां पर फ्रेश बाइंग नहीं किया करते। सेलिंग करनी है या नहीं करनी है वो आपकी अपनी चॉइस है, बाइंग के लिए भी चॉइस आपकी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आफ्टर 40% रैली इन लास्ट 1 मंथ उसके बाद में बाइंग नहीं होती, वहां कंसोलिडेशन होता है। और बाइंग तब होती है जब वापस से रिट्रेसमेंट हो जाए, कंसोलिडेशन हो जाए और कोई चार्ट पैटर्न बने, और चार्ट पैटर्न बनकर उसका टेक्निकल टारगेट यहाँ पर मेजर किया जाए, और उस टेक्निकल टारगेट पर निकालने के लिए चार्ट पैटर्न पर बाय किया जाए, जिससे हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच से बाइंग एंड सेलिंग कर सकें। जब तक ये सिस्टमेटिक अप्रोच बनी रहेगी हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में, तब तक हम पैसा कमाते रहेंगे। और जैसे ये सिस्टमेटिक अप्रोच गायब हो जाएगी, लॉस करके हम भी मार्केट से गायब हो जाएंगे, क्योंकि डीमैट अकाउंट तो 6-7 करोड़ हैं, लेकिन उनमें से एक्टिव सिर्फ 2 करोड़ के आसपास ही हैं। बाकी 5 करोड़ कौन है? बाकी 5 करोड़ वही हैं जो ऊपर खरीदकर और ऊपर खरीद बेचने की सोचते थे, और थोड़ा सा नीचे आने पर स्टॉप लॉस लगाने की सोचते थे। स्टॉप लॉस इज द की फॉर फेलियर इन स्टॉक ट्रेडिंग। ये एफ एंड ओ की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्विटी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ।
अगर जो स्टॉप लॉस की बात है वो सिर्फ F&O में हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाने वाले सिर्फ स्टॉप लॉस ही लगाते रह जाते हैं। इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। जितनी एनालिसिस करनी है कंपनी के सिलेक्शन में और चार्ट पैटर्न्स के एनालिसिस में कर डालो, जिससे अगर और प्राइस नीचे आ जाए तो हम और बाय कर सकें, और बाय करने के लिए अगर पैसा नहीं हो तो उसको होल्ड करके बैठ सकें। इक्विटी ट्रेडिंग में पैसा कमाने का, एक वेल्थ क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि जब मार्केट में रैली आए तो प्रॉफिट बुक करो, और जब मार्केट में यहाँ पर मीन्स एक कंसोलिडेशन हो या स्टॉक प्राइस नीचे आए तब बाय करो, और अगर बाय करने के लिए पैसे नहीं हैं उस टाइम पर तो चुपचाप बैठो, नई रैली का वेट करो, जिससे हम दोबारा से अपने पोर्टफोलियो को चर्न कर सकें, वहां पर रोटेशन कर सकें। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूंगा। आपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है वीडियोस, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना भी है, सब्सक्राइब कराना भी है। इस फैमिली को बड़ा बनाना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।